हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PYQ सीरीज, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर है उनकी मैं सीरीज, उनका डिटेल सोल्यूशन मैं आज के इस वीडियो से शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन PYQ किस क्वेश्चन पेपर का, ये आप सोच रहे होंगे ना। PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लेकिन कौन से क्वेश्चन पेपर। तो डिफरेंट स्टेट्स के जो अकाउंट ऑफिसर या ऑडिट इंस्पेक्टर या अकाउंटेंट या जो EPFO के एग्जाम हुए हैं 2025, 24, 23 में, जो डिफरेंट स्टेट्स में जो एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर मैं लेके आई हूं। ठीक है, उनके क्वेश्चन पेपर का डिटेल सोल्यूशन मैं इस सीरीज में डिस्कस करूंगी। आज इस सीरीज में मेरा पहला लेक्चर वीडियो है और मैं कोशिश करूंगी कि इसमें हर दिन मैं 1 या 2 वीडियो लेक्चर डेली इस सीरीज में अपलोड करूं। ठीक है, एंड स्पेशली जो स्टूडेंट इन अकाउंटेंट वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी अगस्त के महीने में यूके SSC का एग्जाम होने वाला है, JKSSB का फॉर्म आया था जनवरी में, वो भी इस साल शेड्यूल है, एग्जाम होगा। वैसे जून में फिर होने की संभावना थी, लेकिन अभी डेट नहीं आई है। तो स्पेशली जो अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप किसी भी स्टेट, एक बात और मैं क्लियर करूंगी, भले ही आप किसी भी स्टेट के हैं, चाहे उत्तराखंड के हैं, चाहे यूपी के हैं, चाहे JKSSB के हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के हैं, आपके लिए लेक्चर सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि मैं तो मतलब ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तैयारी कराती हूँ, तो मैंने देखा है सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, सिलेबस सेम है, अकाउंटिंग चेंज नहीं हो जाएगी, सभी में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो इसीलिए आप किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, EPFO की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और स्पेशली ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रही हूँ, तो इसमें जो कह लीजिए जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो लेक्चर को रेफर करिएगा और हर दिन इसमें मैं वीडियो डालूंगी। तो बस मुझे मोटिवेट करते रहा करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर फीडबैक दिया करिए कि लेक्चर सीरीज कैसी है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वैसे तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 120 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैं हर लेक्चर में कोशिश करूंगी 10-10 क्वेश्चन हर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इस क्वेश्चन पेपर के पहले के जो 2 पन्ने हैं वो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 41। एक्चुअली इसमें 1 से लेके जो 40 तक क्वेश्चन थे वो उसके थे रीजनिंग के, रीजनिंग भी आती है ना, रीजनिंग, इंग्लिश, थोड़ा सा कंप्यूटर्स, वो थे। मैं अकाउंटिंग का पोर्शन सॉल्व करा रही हूँ। ठीक, अकाउंटिंग है, टैक्स है, टैली है, ये सब वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो वाला पोर्शन में सॉल्व करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 41। पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन पेपर से ये स्क्रीनशॉट भी लगाया है, लेकिन ये थोड़ा सा इतना, ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा क्लियर इतना नहीं है, तो इसी सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में लिखा भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से चाहे रीड कर ले, चाहे यहाँ से रीड कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। डिस्पाइट द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग as an effective discipline to improve the managerial performance, it has some limitation. Which of the following is the limitation of management accounting? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ये एक बहुत ही इफेक्टिव डिसिप्लिन है जिससे मैनेजरियल परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सकती है, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज सम लिमिटेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ कमियां भी हैं, तो आपको बतानी है कौन सी कमियां हैं। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, फिजियोलॉजिकल रेजिस्टेंस, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बता दें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें बहुत सारे टूल, टेक्निक, मेथड बताए गए हैं, जिससे कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और ज्यादा इंप्रूव होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे न्यू मेथड हैं, रिपोर्टिंग के तरीके बताए गए हैं, कंट्रोलिंग की टेक्निक बताई गई है। ये जो CVP एनालिसिस आप पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं, बजटिंग पढ़ते हैं, ये और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो सोचिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमें कितने सारे इंपॉर्टेंट टूल, टेक्निक, मेथड, कंट्रोलिंग की टेक्निक मिलती है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज हैं, लेकिन एक चीज और है, इसकी लिमिटेशन ये है कि क्या, देखिए अगर कंट्रोलिंग होगी तो किसी को पसंद आएगी, एम्प्लॉयज को या स्टाफ को पसंद आएगा कि कोई आपके काम को बार बार कंट्रोलिंग कर रहा है कि स्टैंडर्ड ये है, एक्चुअल ये है, इसको कंपेयर किया जाए, और अगर डेविएशन है और निगेटिव डेविएशन है तो उसमें करेक्शन किया जाए, किसी को अच्छा लगेगा? हर कोई चाहता है कि जिस ढर्रे में काम चल रहा है उसी ढर्रे में चलता रहे, वही ओल्ड मेथड यूज होता रहे, तभी हम सिक्योर रहेंगे।
हर कोई अवॉइड करता है नई चीजें, ठीक है, वैसे हर कोई नहीं करता है, कुछ लोग मतलब करते हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यही सबसे बड़ी कमी है कि जो मैनेजर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, दे रेजिस्ट दिस चेंजेस। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नए नए टूल, नई नई टेक्निक्स आती है ना, तो मैनेजर या जो स्टाफ या जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उन्हें ये चेंजेस पसंद नहीं आते, सब लोग अपने पुराने तरीके से ही काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो दे आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट दीज न्यू आइडिया, इस न्यू आइडिया को एक्सेप्ट करने में दे आर नॉट विलिंग, वो इच्छा उनकी नहीं होती है। तो क्या है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि क्या होता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, फिजियोलॉजिकल नहीं होगी। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल, फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब है, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, क्या हमारी बॉडी से रिलेटेड या वैसी कोई बायोलॉजिकल मतलब कोई रेजिस्टेंस होता है, नहीं। मानसिक, साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक रेजिस्टेंस, लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो उसी तरीके से करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते अपने काम करने का तरीका बदले, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द टू मेथड्स, विच आर द टू मेथड्स अडॉप्टेड ऑन पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन टू अपोर्शन कैश रियलाइज्ड अमंग द पार्टनर। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन से दो मेथड है जो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किए जाते हैं, जिसकी मदद से जो कैश रियलाइज होता है पार्टनर्स के बीच में। ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग से क्वेश्चन है कि पार्टनर्स के बीच में जो कैश रियलाइज होता है उसको अपोर्शन करने के लिए जो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, तो कौन से दो मेथड यूज होते हैं, कौन से दो मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, कब आती है, और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ये चार मेथड दिए गए हैं। सरप्लस मेथड, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, रियलाइजेशन मेथड, सरप्लस मेथड, इन्वेंट्री असेसमेंट मेथड एंड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, नहीं, रियलाइजेशन मेथड एंड इन्वेंट्री असेसमेंट मेथड, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चार मेथड इसमें बताए गए हैं, तो आपको बताना है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से दो मेथड यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन की बात कब आती है ये सब समझते हैं, और कौन से दो मेथड यूज होते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म तो जान रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग मैंने डिटेल में वीडियो में पढ़ाई है। तो पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तो उसके एसेट्स को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, सोल्ड आउट किया जाता है। तो क्या सारे एसेट एक साथ बिक जाते हैं, नहीं, जनरली एसेट जो होते हैं इंस्टॉलमेंट में बिक रहे होते हैं, ठीक है। पर कभी कभार ऐसा होता भी है कि एक साथ पूरे एसेट बिक गए, एक साथ बिक गए बहुत अच्छी बात है, बट एसेट रेयरली जो है सारे एक साथ बिकते हैं। तो एसेट जो है ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीमे धीमे करके एसेट बिक रहे होते हैं। तो जो उनसे कैश, एसेट के बिकने से जो कैश रियलाइज होता है, इनको उस कैश का क्या किया जाता है, जो एसेट को बेचा उससे कैश आया, तो इससे का क्या किया जाता है, सबसे पहले उस कैश से उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी लाइबिलिटीज हैं, जैसे क्रेडिटर वगैरह को जो पेमेंट करना है, सबसे पहले वो पेमेंट होगा। उसके बाद जो कैश बच जाएगा उसको क्या किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा, यही किया जाएगा ना। पहले तो जो भी लायबिलिटी है उसको पे करो, उसके बाद पार्टनर्स के बीच में इंस्टॉलमेंट में उसको डिवाइड किया जाएगा। इसी को कहा जाता है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डिसोल्यूशन के टाइम जब एसेट बेचे जाते हैं, तो जो पैसा आता है उसको टुकड़ों में, अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद टुकड़ों में पार्टनर्स के बीच में जो डिवाइड करते हैं, इसी को पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो भी पार्टनर्स का लोन है, जो भी लायबिलिटी है, वो सब पे करती है, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको अपोर्शन करती है। अपोर्शन मतलब अपोर्शन करना मतलब एक प्रॉपर प्रपोर्शन में डिवाइड करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब इसके लिए दो मेथड यूज होते हैं, कौन कौन से, यही इस सवाल में पूछा गया है, कौन से दो मेथड यूज होते हैं। पहला मेथड यूज होता है सरप्लस कैपिटल मेथड, ठीक है। दो मेथड यूज होते हैं, एक बार स्क्रीन को साफ कर देती हूँ। दो मेथड यूज होते हैं, पहला मेथड है सरप्लस कैपिटल मेथड, जिसका एक दूसरा नाम भी है, इसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी कहते हैं। और जो दूसरा मेथड यूज होता है दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड यूज होते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, ठीक है। सरप्लस कैपिटल मेथड जो होता है, ये मेथड किस पे बेस्ड है, ये मेथड बेस्ड है कि जो पार्टनर्स का जो सरप्लस कैपिटल है, एक्सेस कैपिटल है आफ्टर एडजस्टिंग कैपिटल, ठीक है, कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद जो सरप्लस कैपिटल है, इस पे बेस्ड है ये मेथड। और दूसरा मेथड किस पे बेस्ड है कि सपोज करिए एसेट नहीं बिके, तो क्या रह जाएंगे, एसेट अनरियलाइज रह जाएंगे ना। तो अनरियलाइज जो एसेट है, वैसे
एसेट तो बिकेंगे, ठीक है, बट सपोज करिए एसेट नहीं बिकते हैं, अनरियलाइज रह जाते हैं, तो ये इट इज अ लॉस, ये लॉस है ना, ठीक है। तो ये मेथड इस पे बेस्ड है कि मान के चला जाता है कि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे कैश को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक। तो ये दो मेथड यूज होते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन में, नाम याद रहेगा, क्या क्या नाम है, सरप्लस कैपिटल मेथड एंड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, ठीक है। तो बताइए इन चारों में कहां ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए, सरप्लस मेथड एंड मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड यूज होते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने में लग रहा है न्यूमेरिकल और बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो पता है मैंने जैसे मेरे पास तो कई स्टेट्स के जो अकाउंटेंट की वैकेंसीज आती हैं उनके क्वेश्चन पेपर है, तो मैंने देखा है जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उनमें क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, दो तीन टफ क्वेश्चन फिर एक इजी, फिर कुछ टफ फिर इजी, फिर टफ फिर इजी, तो मिक्स होता है। जैसे मैं ये बोलूंगी दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल आपको दिया है, करंट एसेट है 80,000, वर्किंग कैपिटल है 50,000, आपको करंट लायबिलिटी बतानी है, पता है कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दो थोड़े वैसे क्वेश्चन दिया फिर एक इजी दे दिया, ठीक है। तो इट इज मतलब चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो इस टाइप का रहता है पैटर्न, कुछ टफ कुछ इजी, ताकि हर बच्चे मतलब अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। चलिए करें क्वेश्चन। तो करंट एसेट, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैंने अपने चैनल पर डिटेल में पढ़ाया है, ये क्वेश्चन वहां से है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी और बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी जब आप वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं तो क्या है वर्किंग कैपिटल, क्या होता है, दिस इज द करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट दिया है क्वेश्चन में, हाँ 80,000, करंट लायबिलिटी दिया है क्वेश्चन में, नहीं करंट लायबिलिटी तो निकालनी है। वर्किंग कैपिटल दिया है क्वेश्चन में, हाँ 50K, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं ना, CL इक्वल्स टू 80K माइनस 50K, तो कितना आ गया 30K, ठीक है। देखिए ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आसान है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब इस ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आपको इन रेशियोज के बारे में डिटेल में नहीं पता है तो इस क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो विच इज अ गुड इंडिकेटर टू मेंटेन द करेक्ट सेलिंग प्राइस एंड इफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी इज। क्वेश्चन कह रहा है कि इन चार रेशियोज में कौन सा रेशियो है जो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, वो ये बताता है कि आपने जो सेलिंग प्राइस सेट की है प्रोडक्ट की वो करेक्ट है, एंड आपने जो ट्रेडिंग एक्टिविटी की है मतलब रॉ मटेरियल या जो मेन प्रोडक्ट है वो खरीदा बेचा है, उसमें इफिशिएंसी अच्छे से खरीदा, मतलब सही रेट पे खरीदा बेचा है, ठीक है। तो कौन सा इन चारों में से रेशियो है जो ये बात बताता है। चार ऑप्शन है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ठीक है। तो इन चारों रेशियो के बारे में अगर आइडिया है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए, अच्छा एक चीज और है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको करने का एक तरीका ये भी होता है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब सबसे पहले तो वो कर लो कि इनमें से कौन कौन से आंसर नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला है, करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये रेशियो क्या बताता है, दिस इज लिक्विडिटी रेशियो, याद है। करंट रेशियो एनालिसिस मैंने डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ाया है। तो दिस इज करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये क्या मेजर करता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेजर करता है, लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी की बात हो रही है क्या इस क्वेश्चन में, लिक्विडिटी से रिलेटेड कोई बात पूछी गई है क्या, नहीं पूछी गई है ना, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। अगला क्या है, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक। एंड लिक्विड रेशियो क्या बताता है, इमीडिएट लिक्विडिटी बताता है, ठीक है। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी की बात हो रही है क्या, नहीं। तो यानी ये दो तो आंसर होंगे ही नहीं, ये बात में हमें श्योर हो गई, यानी आंसर इन दोनों में से कुछ होगा। अब आपको इन दोनों को एनालाइज करना है, ठीक है। अब जरा हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट में से जितने ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उन्हें माइनस करो तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट सेल्स कैसे निकलता है, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए तो नेट सेल निकलता है, दोनों को उठा के पुट करिए, इसमें आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो ये तो हमने नेट प्रॉफिट रेशियो देख लिया।
अब जरा एक मिनट ग्रॉस भी एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि इन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट, एक बार मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ तो आपको नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में अंतर समझ में आएगा। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले में आप नेट प्रॉफिट की जगह पुट करिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स सोल्ड किए जा रहे हैं, जो बेचे जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी आई। ठीक है, हम अगर 10 रुपए में कोई गुड्स बेच रहे हैं तो हमारी सेल चलिए 10 रुपए की, लेकिन जो हम गुड्स बेच रहे हैं उसको बनाने में, पूरी चीजों में खर्चा कितना आया, कॉस्ट कितनी आई, तो शायद कॉस्ट 5 रुपए आई है। तो वही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और नेट सेल्स तो वही है, नेट सेल्स क्या है? ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करें। ठीक है, अब यानी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है क्या बताता है? नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का मार्जिन बताता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मैंने चारों रेशियो के बारे में बता दिया, दो तो होंगे ही नहीं। अब इन दोनों में से ज्यादा देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रेशियो है जो बताता है कि आपने सही करेक्ट सेलिंग प्राइस सेट की है एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी इफिशिएंटली हुई है। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना, इस रेशियो की वैल्यू अगर कम है, ठीक है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ये क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, अगर इस रेशियो की वैल्यू कम आती है तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कम है। ग्रॉस प्रॉफिट कम आता है तो इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा है, यही मतलब है ना। अगर इस रेशियो की वैल्यू कम है यानी ग्रॉस प्रॉफिट कम है, ग्रॉस प्रॉफिट कम है इसका मतलब क्या है? कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा है, यानी जब आपने जो भी परचेजिंग की या जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो ज्यादा आए हैं। ठीक है, एंड अगर इस रेशियो की वैल्यू कम आती है तो ये भी बताता है कि नेट सेल्स भी कम है, यानी आपने सेलिंग प्राइस भी लो सेट की है। ठीक है, यानी ठीक सेट नहीं की है। ठीक, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट किससे रिलेटेड है? सेल्स, सेलिंग की जो प्राइस आपने सेट की है, हाई सेट की है, लो सेट की है, क्या सेट की है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जब आपने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा तो कितना खर्चा आया, यानी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी इंडिकेट करता है। तो बेसिकली ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना, इट इज अ बेटर इंडिकेटर या बेस्ट इंडिकेटर है टू जज द ट्रेडिंग इफिशियंसी। आपने ट्रेडिंग करते समय, रॉ मटेरियल खरीदते समय सही से इफिशिएंटली ट्रेडिंग की है कि नहीं, खरीदा बेचा सही से है कि नहीं, ये हमें इस रेशियो से पता चलता है। एंड सेलिंग प्राइस ठीक सेट की है कि नहीं, ये पता चलता है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस कम या ज्यादा होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट डिस्टर्ब होगा और उससे अल्टीमेटली ये रेशियो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो इन चारों में अब आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या है। आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या होता है? क्या ये नेट परचेज है? तो देखिए अच्छा पहले मैं सारे ऑप्शन बता देती हूँ। ये क्या, ये नेट परचेज है? क्या ये स्टॉक कंज्यूम है? क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है? या ये ग्रॉस प्रॉफिट है? तो ग्रॉस प्रॉफिट तो अभी पिछले ही मैंने क्वेश्चन में बताया, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये क्या ग्रॉस प्रॉफिट है? नहीं, यानी ये तो है नहीं। चलिए अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं। ठीक है, यानी ये तो है नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट है नहीं। स्टॉक कंज्यूम्ड, क्या ये स्टॉक कंज्यूम्ड है? नहीं, स्टॉक कंज्यूम मतलब कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ है ड्यूरिंग अ पीरियड। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक होता क्या है? चलिए इन चारों को ही देख लेते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक होता क्या है? ओपनिंग स्टॉक मतलब होता है स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक है। परचेज मतलब पूरे साल, देखिए ये पूरा साल है, ये जनवरी, ये दिसंबर। ओपनिंग स्टॉक मतलब इस समय जो स्टॉक है। परचेज मतलब पूरे साल आपने जो परचेज किया। क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक रिमेन एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो स्टॉक बचा। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जैसे कैरेज इनवर्ट, वेजेस, फ्राइट, इन सब के जो खर्चे हैं, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में आपको चीजें दी गई हैं ये है। तो वैसे तो आपने अब आंसर देख लिया है, ये एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ठीक है, ये जो ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला ही है इवन।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आपको पता होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। ऑप्शन में आपको नेट परचेज भी दिया गया है ना, तो नेट परचेज क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न नेट परचेज होता है, तो ये भी ऑप्शन है नहीं। स्टॉक कंज्यूम क्या होता है, स्टॉक कंज्यूम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, ठीक है, तो इसका तो कोई रिलेशन है नहीं। और ग्रॉस प्रॉफिट तो अभी पता था, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो ना ये स्टॉक कंज्यूम्ड है ना नेट परचेज है, यानी बचा यही, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन कैश। अगर आपके कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उसको कैश में पेमेंट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ओनली करेंट लायबिलिटी डिक्रीज, ओनली करेंट एसेट डिक्रीज, करेंट लायबिलिटी एंड करेंट एसेट दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, या नन ऑफ दीज, ठीक है। ये जो लहरें इसलिए बन रही हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर को स्कैन किया गया है, ठीक। बहुत मेहनत से एक स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन पेपर स्कैन करके दिया। ये जो एग्जाम हुआ था ना 30 नवंबर 2025 को हुआ था, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी एक बच्चे से, तो उसने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा, ठीक है, तो वही क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे फिर से ऐसे करके लिख दिया है, ताकि अगर आप इसको ना पढ़ पाए तो यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, जब पहले समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, यानी वो खर्चा जो हो गया है लेकिन उसका पेमेंट अभी हमने नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। वो खर्चे जो इनकर तो हो गए लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड ये क्या है, हमारी करंट लायबिलिटी है। आज नहीं तो कल हमें उसका पेमेंट करना है, तो करंट लायबिलिटी है। और इसको अगर इसका पेमेंट अगर हमने कैश में किया, ठीक है, इसका पेमेंट हमने कैश में किया, तो कैश क्या है, कैश इज द करंट एसेट, कैश करंट एसेट है, कैश कम हो जाएगा, हमने पेमेंट किया तो कैश गया, तो कैश कम हो जाएगा। और ये क्या थी, हमारी करंट लायबिलिटी थी। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो खर्चा हो चुका है जिसका पेमेंट नहीं किया, ये करंट लायबिलिटी है। तो जब हम पेमेंट कर देंगे तो ये लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी, ठीक है, तो करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, करंट एसेट भी कम हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर, बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी रिड्यूस, ठीक। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट यूजफुल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर। कैश फ्लो स्टेटमेंट किन के लिए यूजफुल नहीं है, कस्टमर ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, सप्लायर ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, डिवेंचर होल्डर ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, बैंकर ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, किसके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, किसके लिए यूजफुल नहीं है, तो देखिए, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैसे मैंने वीडियो में डिटेल में पढ़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, की पूरी डिटेलिंग करते हुए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितने भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होते हैं, इनको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो कैश फ्लो बेसिकली क्या बताता है कि नेट में ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है कि लिक्विड कैश कितना है, सॉल्वेंसी है कि नहीं, कंपनी अपनी जो भी लायबिलिटी है पे करने में सक्षम है कि नहीं है, ठीक है। तो बताइए किसके लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं है। जो कंपनी के सप्लायर है, 4 ऑप्शन यही दिए गए आपको, जो कंपनी के सप्लायर है, ठीक है, उन्हें तो जानना जरूरी है ना, सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, तो वो आपके क्रेडिटर है, ठीक है, तो आप उनको पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डिवेंचर होल्डर है कंपनी के, कंपनी आगे लीजिए इंटरप्राइज के जो डिवेंचर होल्डर है उनके लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने डिवेंचर इशू किया है बट आप इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं, उनका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पाएंगे कि नहीं, तो इसके लिए डिवेंचर होल्डर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का देखता है, ठीक है। अगला क्या है, बैंकर ने आपको लोन दिया है, ठीक है, बैंकर ने आपको लोन ग्रांट किया है, तो वो भी जानना चाहेगा ना कि लोन तो दे दिया, आप वापस कर पाएंगे कि नहीं, तो वो भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना चाहता है, ठीक है। लेकिन हम कस्टमर है, हम तो सामान खरीदते हैं आपका, ठीक है, आपकी कंपनी का जो सामान बन रहा है हम वो खरीदते हैं, सामान अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्या मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, किसके लिए यूजफुल नहीं है, ऑप्शन ए, कस्टमर ऑफ द कंपनी। ये जो कस्टमर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज है, इनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। हम क्या नेस्ले का जब चॉकलेट खरीदने जाते हैं हम उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, नहीं, लेकिन अगर हमने लोन दिया है तो हम उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू वेरीफाई द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज कैलकुलेटेड अंडर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड।
क्वेश्चन कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही, ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से है अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कैश फ्लो होता है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बताया था ना 3 एक्टिविटी होती है, तो जो कैश फ्लो होता है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, तो एक बात है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसको जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से बनाया जाता है तो इसको वेरीफाई किया जाता है। तो वेरीफाई करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट बनाया जाता है? फिक्स एसेट अकाउंट, कैश अकाउंट, रिकंसिलेशन अकाउंट, या स्टेटमेंट, या क्या है, स्टेटमेंट अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, स्टेटमेंट अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें मिसप्रिंट था, ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी है और आगे अभी मैं आगे के लेक्चर में कराऊंगी, एक और क्वेश्चन था उसमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर डिस्प्यूट वगैरह रहता है तो फिर ग्रेस मार्क, मतलब सभी को नंबर दे दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी मतलब चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, और दोनों को रिकंसाइल करने के लिए वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, जिसकी हेल्प से नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट किया जाता है, ठीक। इसमें लिखा है, इसमें लिख दिया है ये करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, बट ये ऑप्शन दिया ही नहीं था, ये 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सही क्या है वो पता चला, बट ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब शेयर को फोरफीट किया जाता है, फोरफीट करना मतलब जब्त करना। अगर कोई शेयर होल्डर, ठीक है, उसने शेयर एप्लीकेशन लगाई, शेयर मिल भी गया, अलॉट हो गया, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल दी, लेकिन शायद आगे की सेकंड कॉल, फाइनल कॉल नहीं दे पाया, तो उसके शेयर क्या किए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं, फोरफीट कर लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड, जब शेयर को फोरफीट कर लिया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। तो शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट किया जाता है? पेड अप अमाउंट, कॉल इन एरियर, कॉल्ड अप अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ सच शेयर, किससे डेबिट किया जाता है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दोनों ही केस में थोड़ा जर्नल एंट्री बताती हूँ। अच्छा, चलिए जितने ऑप्शन है ना उनके बारे में बताती हूँ। चलिए मैं आपको जर्नल एंट्री पहले बताती हूँ। जब भी शेयर फोरफीट किए जाते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री होती है, जब भी शेयर फोरफीट किए जाते हैं तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट किया जाता है ये किससे डेबिट किया जाता है? जो भी कॉल्ड अप अमाउंट है उससे डेबिट किया जाता है। शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्या अमाउंट डालते हैं? जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हुआ है, जो अमाउंट फोरफीट किया जा रहा है, ठीक है। एक शेयर होल्डर था, 10 रुपए, सपोज करिए 8 रुपए कॉल्ड अप किया गया, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 8 रुपए कॉल्ड अप किया गया, शेयर होल्डर ने 5 रुपए दिया, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? 5 रुपए। वो 5 रुपए दे चुका था पर शेयर, तो फोरफीट कितना हुआ? 5 रुपए, ठीक है। कॉल इन एरियर मतलब जो पैसा अभी नहीं दिया था, जैसे 3 रुपए उसने नहीं दिया था, तो वो इसमें आएगा अमाउंट कॉल्ड। और कॉल्ड अप अमाउंट में क्या आएगा? भले ही फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए थी, लेकिन कंपनी ने मांगा कितना? कंपनी ने मांगा 8 रुपए, तो कॉल्ड अप अमाउंट क्या है? 8 रुपए पर शेयर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट किया जाता है? कॉल्ड अप अमाउंट से, ठीक है। और इसका ये कॉल्ड अप अमाउंट से किया जाता है। और एक और चीज है, कुछ स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन होता है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। तो आपको याद है जब कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, जब कॉल प्रोसेस चल रहा होता है, तब शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे ना, याद आ रहा है? क्रेडिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री ऐसी होती थी ना, डिटेल में मैंने वीडियो में पढ़ाया, प्रेफर करिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो ये एंट्री होती है, ठीक। अब कंपनी शेयर को क्या कर रही है? फोरफीट कर रही है, शेयर को फोरफीट करके कैंसिल कर रही है, तो एंट्री पलट दी जाती है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स हो जाएगी एंट्री, ठीक। तो अब क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जब शेयर इशू होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। जब शेयर कंपनी
फोरफीट करती है, कैंसिल करती है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। एंड सेम अमाउंट मस्ट और वही सेम अमाउंट डेबिट होता है। जब शेयर इशू होते हैं तो कॉल्ड अप अमाउंट होता है जो क्रेडिट होता है, तो जब शेयर फोरफीट होते हैं तो वही सेम अमाउंट डेबिट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला बाकी ऑप्शन भी ज्यादा देख लेते हैं। ये क्या है? पेड अप अमाउंट। पेड अप अमाउंट मतलब शेयर होल्डर ऑलरेडी जो अमाउंट पे कर चुका है, तो शेयर होल्डर ऑलरेडी जो अमाउंट पे कर चुका है, ये हम कहाँ शो करते हैं? इसको तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में शो करते हैं ना। फॉरफीचर अकाउंट में क्या शो करते हैं? उसने 5 रुपए पर शेयर दे चुका था, तो वो अमाउंट इसमें शो करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अगला क्या है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ सच शेयर, यानी 10 रुपए अगर फेस वैल्यू है तो वो करते हैं नहीं। अमाउंट ड्यू ऑन फॉरफिटेड शेयर, अगर इस पे 3 रुपए ड्यू अभी बच रहा है तो वो करते हैं नहीं, वो कॉल इन एरियर अकाउंट में करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में वैसे ही ये तीनों होंगे नहीं, तो यही आंसर कॉल्ड अप अमाउंट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से क्वेश्चन है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, जो डेप्रिसिएशन होता है फिक्स एसेट पे, तो आपको बताना है इनमें से किस मेथड में एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस, जो डेप्रिसिएशन का एनुअल अमाउंट है किस मेथड में डिक्रीज होता है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एन्यूटी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। 4 मेथड दिए गए हैं किसमें अमाउंट डिक्रीज होता है। तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन, जिसमें ये दोनों मेथड काफी पॉपुलर है। तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, जो हर साल उतना ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन अमाउंट फिक्स रहता है एवरी ईयर, ठीक। उसमें क्या होता है? जो भी डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है वो उस एसेट की लाइफ पे स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो यहाँ पे तो फिक्स होता है, ठीक। वैसे तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। ये जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, इसका दूसरा नाम भी है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, या इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो चार्ज होता है एज अ फिक्स परसेंटेज। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 10%, तो एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ एसेट की रिटन डाउन वैल्यू, या एसेट की जो बुक वैल्यू है उसका फिक्स परसेंट, ठीक है। तो जैसे एसेट की बुक वैल्यू क्या होती है? समय के साथ घटती जाती है ना, ठीक है। तो यानी इसका मतलब परसेंट यहाँ पे फिक्स रहता है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में परसेंट फिक्स रहेगा, ठीक है, बट बुक वैल्यू घटती जा रही है तो उसका 10%। जैसे पहले था 1000, फिर 900, फिर 800 या कुछ ऐसे हुआ, तो हर साल 10% ही लग रहा है, लेकिन बुक वैल्यू क्योंकि घटती जा रही है तो फिर यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो भी घटता जाता है, ठीक है। ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इवन इसीलिए इसका नाम भी तो रिटन डाउन, तो नाम से ही इसका काम समझ में आ रहा है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड यानी इस मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का जो एनुअल अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, ये डिक्रीज होता जाता है ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज फिक्स रहता है, 8%, 9%, 10%, परसेंट फिक्स रहेगा, लेकिन परसेंट किस पे लग रहा होता है? एसेट की बुक वैल्यू पे, और बुक वैल्यू तो घटती जाती है, ठीक है। तो ये दो हो गया। अगला जो तीसरा है दैट इज एन्यूटी मेथड। तीसरा क्या है? एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड क्या होता है? एन्यूटी मेथड में कह लीजिए जो एनुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है ये यहाँ पे फिक्स होता है, ठीक है, एंड इट इज रिटन ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और ये फिक्स रहता है एन्यूटी मेथड में। ऐसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में भी जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है दैट इज रिमेन फिक्स, ठीक है, यहाँ पे भी फिक्स रहता है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में क्या होता है कि हर साल एक फिक्स अमाउंट जो है ट्रांसफर किया जाता है, ये सिंकिंग फंड मेथड की तरह है, वो ट्रांसफर किया जाता है ताकि एसेट की जब लाइफ एंड हो तो एक अमाउंट इकट्ठा हो जाए ताकि हम उस एसेट को रिप्लेस कर सके, ठीक है। तो सिंकिंग फंड मेथड का जो लॉजिक है ना वो यहीं पे लगता है। तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, स्ट्रेट लाइन में तो होता ही है फिक्स। बचा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और वैसे भी रिटन डाउन वैल्यू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटता जाता है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मैंने अपने चैनल में डिटेल में पढ़ाई है, आप वीडियो रेफर करिएगा। एक एक मेथड जो है डिटेल में मैंने डिस्कस किया है विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल, विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल, एंड इसकी जर्नल एंट्री भी होती है, वो भी मैंने डिटेल में पढ़ाई है, ठीक है, तो वो रेफर करिएगा। तो चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में अब इस सीरीज का पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ही जाइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।